नमस्कार, बिहान इंडिया के खास कार्यक्रम पॉडकास्ट विद पीयूष में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि हैं। हमारे साथ जो इस प्रोग्राम में आज विशिष्ट अतिथि हैं वो एक एमएलसी हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेहद करीबी हैं और इसके साथ साथ जो उनकी एक विशिष्ट पहचान ये है कि अपने शब्दों के बाण से वो अपने हर पॉलिटिकल ओपोनेंट को घायल करते रहते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में स्वागत करते हैं एमएलसी नीरज कुमार जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहान इंडिया के खास कार्यक्रम। सर, कितना मुश्किल होता है जदयू के प्रवक्ता रहते हुए प्रवक्ता का काम करना कि जब नेतृत्व आप बीजेपी के साथ हो तो आप आरजेडी पे हमलावर होते हैं और जब आपका नेतृत्व आरजेडी महागठबंधन के सरकार बनती है तब आप अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं पर हमलावर होते हैं। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि कितना मुश्किल होता है जदयू के एक प्रवक्ता का काम करना। राजनीति में गठबंधन एक अनिवार्यता है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। हमारे लिए सकारात्मक पक्ष यह होता है कि माननीय नीतीश कुमार जी के साथ जब हम हैं तो उन्होंने नीतियों में कभी बदलाव नहीं किया और गवर्नेंस को एजेंडा बनाया। अगर कोई गलत हुआ है तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि ये गलत हुआ है, कार्रवाई होगी। दूसरा पक्ष इसका यह है कि चुनौतियां तो होती है, चुनौतियां स्वाभाविक है कि जब दौर बदलेगा, जब आपका सहयोगी बदलेगा तो एक दूसरे पर आक्षेप शुरू होता है। और प्रवक्ता की जिम्मेवारी मैंने खुद जाकर लिया है, हमको पार्टी ने प्रवक्ता बनाया नहीं। मैंने माननीय नीतीश कुमार जी से जाकर खुद कहा, आज तक जीवन में एक ही बार यही मांगे, एक बार टिकट मांगे, एक बार ही मांगे कि हमको प्रवक्ता पद दीजिए। और प्रवक्ता, और हम समझते हैं कि जो बदलते दौर हैं दुनिया के अंदर में विमर्श का विषय यह बना कि समाज बदलेगा कि नहीं, तो वो समाज बदलने की पटकथा जो है उस पर चैप्टर क्लोज हो गया। अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये देश और दुनिया है जहाँ व्यक्ति आधारित राजनीति हो गई कि हम सुधर जाएं, दुनिया सुधरेगा कि इसका कोई दावा नहीं कर सकता है। हमारा परिवार सुधर जाएगा इसका हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन हम ठीक रहे ये दावा हम जरूर कर सकते हैं। तो कठिन चुनौती तो होती ही, राजनीति तो कठिन चुनौती का विषय ही है। मेरे पास आपके द्वारा अलग अलग पार्टी के नेताओं को जो विशेषण दिए गए हैं उसकी एक सूची है। मसलन क्लाइमेट लीडर नीतीश जी के लिए, लालू जी के लिए होटवार जेल के कैदी, अमित शाह जी के लिए जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब नीतीश कुमार जी पार्लियामेंट में थे, तेजस्वी यादव जी के लिए पुस्त दर पुस्त का बुखार छुड़ा देंगे। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जब ये आपके बुक सेल्फ में ये कौन सा डिक्शनरी है, ये शब्दकोश कौन सा है, और इन सब बयानों के बाद जब आप उन नेताओं के साथ गठबंधन में जाते हैं या मिलते हैं तो उनकी इन बयानों पर प्रतिक्रिया क्या होती है? कि सबसे पहले कि ये बयान सब मेरे हैं, इससे कोई नकार नहीं सकता है, ऑन रिकॉर्ड है। अब जैसे होटवार जेल, ये हमको मजबूरी में तब बोलना पड़ा जब माननीय लालू प्रसाद जी ने माननीय नीतीश कुमार जी पर राजनीतिक अपसंस्कृति के तहत भाषाई अपभ्रंश रूप से टिप्पणी की। तो मैंने कहा कि भाई ये सब तरीका ठीक नहीं है। लेकिन जब देखा कि तेजस्वी जी भी उसी दौर में चल पड़े तब हम लगातार उसकी क्रमबद्धता कायम किए और गांव-गांव तक हमने पहुंचा दिया इसको अपने वाणी के माध्यम से। और हमको कोई बताता नहीं है, यह मेरी खुद की उपलब्धि, खुद का हमारा ये खोज रहता है। दो चीज़ है इसमें, व्यंग करना और अपमान की भाषा बोलना, दोनों अलग अलग होता है। हम व्यंग करते हैं इसीलिए आज तक मुझ पर कोई मानहानि का मुकदमा नहीं हुआ है। आजकल दौर राजनीति का जो बदला है, भाषाई रूप से लोगों को एक दूसरा को अपमानित करना, गाली देना, वह नहीं है। दूसरा, हमारे पास नैतिक बल, हमको मिलने में किसी से कोई डर नहीं लगता है। भाई हम बोले हैं तो कायम है आपके बात, हम अपनी बात पर। अगर मैंने यह कहा कि अमित शाह जी आपका राजनीति में जिसमें जन्म भी नहीं, उस समय नीतीश कुमार जी पार्लियामेंट्री असेंबली में थे, ये तो फैक्ट है ना भाई। अरे हमको कोई गृह मंत्रालय से पैरवी नहीं कराना है, हमको कोई सर्टिफिकेट लेना है नहीं। तो हमारा एकदम इस समय क्लियर कट फंडा रहता है कि सच को सच बोलिए। यह नहीं कि हम सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, लेकिन इतना हम जरूर दावे के साथ कह सकते हैं
कि राजनीति में जो दौर बदला है उसमें हिम्मत करके सच को बोलने का प्रयास करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और जब आप ऐसे हमले करते हैं विपक्षी नेताओं पर, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट पे, तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे ट्रोलिंग भी की जाती है। एक प्रवक्ता के नाते मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ कि ये जो ट्रोलिंग होती है ये आपको कितना प्रभावित करती है? देखिए, ये ट्रोलिंग और जो कमेंट होता है इसको तो हम देखते ही नहीं, क्योंकि जो नई पीढ़ी है कौन सी भाषा का इस्तेमाल करेगा, एक गाली गलौज तरह तरह की टिप्पणी आप ही को टारगेट नहीं करेगा, आपके परिवार को भी टारगेट कर देगा। और न उसको पेट में दर्द समझ में आ रहा है, न सर में दर्द समझ में आ रहा है। और उससे जब आप कहीं ना कहीं से संपर्क करिएगा तो सरेंडर भी तुरंत कर जाता है। तो इन लोगों पर कोई, भाई हम समझते हैं वो बोलते रहेंगे, आप क्या समझते हैं ये आपका विषय है, हमको कोई चिंता उनता नहीं होता इस चीज़ का। आप बीएन कॉलेज हॉस्टल में थे, मुझे ये जानकारी मिली कि एक आंदोलन के क्रम में पुलिस और सीआरपीएफ एक बार बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर्स और सारे छात्रों को मारते हुए हॉस्टल में घुसी और अगर मैं सही हूं तो गिरिंदर नाम के एक छात्र को छत से नीचे फेंक दिया गया, बाहर गोलियां भी चली। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप उस वक्त एक छात्र नेता के तौर पे थे, ये घटना क्या है और हुआ क्या था और उस वक्त मुद्दे क्या थे, छात्र आंदोलन के आपके मुद्दे क्या थे? देखिए, उस समय मैं वहाँ नहीं था। उसके बाद हम विश्वविद्यालय में हमारा नामांकन हुआ। शहीद गिरिंदर सिंह आरा के रहने वाले थे और यह सच है कि फ़खरुद्दीन नॉर्थ ब्लॉक से रूम नंबर 10F में वो रहते थे, उनको ऊपर से फेंक दिया। बिल्कुल एकदम पुलिस या सीआरपीएफ में, एकदम बिल्कुल सच है, इससे कोई नकार नहीं सकता है। और उस समय जो विश्वविद्यालय की राजनीति थी वह बुनियादी मुद्दों पर होता था, ऐसा नहीं कि नकल करने के लिए, परीक्षा में चोरी करने के लिए, यह सब नहीं था। उस समय बुनियादी मुद्दे थे कि हालत यह था कि छात्रावास में शौचालय सामूहिक होता था, बाथरूम उथरूम तो छोड़ दीजिए, यानी महिला और लड़कों का नहीं, महिला तो वहाँ रहती नहीं थी, वहाँ जो पुरुष शौचालय था वह, और वो भी 2 तल्ले का था। जब हम लोग आए तो हम लोग आंदोलन किए, हम कि भाई क्या है, शौचालय क्यों नहीं बनेगा यहाँ पर, ये क्यों नहीं बनेगा। वहाँ मैंने कोई भी एसके बोस जैसे ईमानदार प्रिंसिपल थे जिनकी ईमानदारी और इंटीग्रिटी को पूरा बिहार सलाम करता था और जिन्होंने अपनी संपत्ति दान की हो, ऐसे बड़ी बिरले लोग होते हैं। प्रोफेसर एसके बोस एक ऐसे ईमानदार प्रिंसिपल थे जिनकी पहचान और घनक लोगों के बीच कायम था। बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल थे, फिर पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन बने। और आप देखते होंगे गांधी मैदान के कोना पर ये हम ही लोग बनाए थे शहीद आजम भगत सिंह का उस समय में ये मूर्ति है, 1-1 रुपया चंदा करके, और भागवत झा आज़ाद का था उस समय राज, लाठियाँ चली थी हम लोगों पर कि हम कहे कि नहीं मूर्ति तो स्थापित करेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। इसके अलावा उस समय डेमोक्रेटिक इतने मूवमेंट होते थे, भाई हम लोग कभी भी मैंने एडमिशन कराने के लिए, परीक्षा में चोरी करने के लिए ये सब नहीं काम करते थे। हम लोग का था कि बुनियादी सवालों पर लड़ाई लड़ो। और पटना कॉलेज के सामने में पीपुल्स बुक हाउस था, वही हम लोगों के लिए आंदोलन का केंद्र था, वहीं बैठते थे, सीखते थे हम लोग। और उस समय जो एक वैचारिक रूप से जो लड़ाई होती थी वह केवल छात्र आंदोलन में जुलूस नहीं होता था, बल्कि सेमिनार, गोष्ठी, सिंपोजियम। तो इससे क्या होता था कि जो वैचारिक ये हमारा पक्ष था वो मजबूत होता था। तो जाति धर्म का जो वेग चलता था ना, उसको हम लोग रोकते थे, तो रोकने में हम लोग को सफलता मिलती थी। लेकिन दुखद पक्ष उसका यह है कि उन संघर्षों की उपज हम लोगों से बहुतेरे लोग, प्रतिभावान लोग, जो बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे संगठन करता थे, पटना विश्वविद्यालय की राजनीति में थे, वैसे लोग ये राजनीति का जो बाजारीकरण हुआ वो नेपथ्य में चले गए। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कुछ लोग का तो दिमाग गड़बड़ा गया, कुछ लोग जीवन को जिल्लत से झेल करके किसी ढंग से जीवन को जिल्लत के जिए, कुछ लोग ऐसे हुए जो अकारण काल कलवित हो गए। तो राजनीति ने कितने घर को उजाड़ दिया
ये भी हम लोग आँख से देखे। हम लोग संयोग से एक आध गो हैं कि जीत गए, चुनाव उनाव लड़े, अपना दिमाग लगाए, संयोग उसको कहिए। लेकिन जो दौर है अब, हम तो सलाह देंगे नई पीढ़ी को, तो हम मना करते हैं कि भाई राजनीति की इस दुकान में मत आना। राजनीति की ये दुकान इतनी कठिन डगर है कि इस डगर में चलोगे तो कंटकाकीर्ण है यह रास्ता, बहुत कंटकाकीर्ण है। अगर ईमान बचा के रखना है, नीयत बचा के रखना है तब, अगर दूसरा काम में रहना है तो रहिए, कोई रोक नहीं है। जब आप आज के छात्र नेताओं को छात्र राजनीति न करने की सलाह देते हैं, तो ऐसा क्यों न समझा जाए कि आज आप एक सत्ताधारी पार्टी में हैं, जदयू आज रूलिंग पार्टी है, ऐसे दौर में आप ये सलाह दे रहे हैं छात्रों को कि आप राजनीति न करें, क्योंकि छात्र जब राजनीति करेंगे तो वो सत्ता से ही सवाल करेंगे, तो ऐसा क्यों न समझा जाएगा? नहीं, छात्र राजनीति में भाग नहीं लें, हम इसके पक्षधर नहीं हैं, राजनीति में वो भाग लें, लेकिन बुनियादी रूप से जो छात्र राजनीति की स्थिति अभी पैदा हो गई है वह है क्या है, एडमिशन कराओ, सरस्वती पूजा कराओ। माने राजनीति का पूरा कल्चर बदल गया है। माने बड़ा गाड़ी रखो और उस गाड़ी पर 5 गो कुर्ता पहना करके घुमाओ। भाई जन संघर्ष का उपज राजनीतिक कार्यकर्ता होता है, तो वह संघर्ष तो होता नहीं अब कहीं। अब तो सब ऑनलाइन हो गया संघर्ष भी, सोशल मीडिया का जो दौर आया ना, ये ऑनलाइन संघर्ष हो गया है। तो हमारे कहने का मतलब केवल और केवल यह है कि जैसे हम लोग छात्र राजनीति में, ऐसा नहीं था कि हम लोग को खाने की कोई दिक्कत थी, लेकिन घर में जो वातावरण था उसमें हम लोग को परेशानी होती थी। हम लोग चना खा के भी रहते थे, अखबार बेच करके भी खाते थे, जा कर करके कहीं पर खाना खाए, जनशक्ति हम लोग बेचे हैं, वो सब काम किए हैं, किताब बेचते थे, और उस पैसे से जो उपार्जन होता है संगठन को भी चलाते थे और अपने लिए भी करते थे। साइकिल से हम लोग घूमते थे। लेकिन आज का दौर बदल गया है भाई, तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो हमसे प्रतिभावान लोग, जिनको असेंबली, काउंसिल, पार्लियामेंट में होना चाहिए था, जो बुनियादी रूप से, सैद्धांतिक रूप से नीतियों के पक्षधर थे, संघर्ष की उपज थे, वे लोग अगर असफल हुए तो इसका कारण क्या था? इसका कारण तो सीधा है, इनकी राजनीति बाजार के हवाले चला गया, या कोई महत्वपूर्ण नेता का सानिध्य उनको नहीं मिला जो ईमानदार हो। नहीं तो कहाँ संभव है भाई, जो स्थिति अभी है, कितना केयर ऑफ, कितना पिंडा के पैर छूले चलेगा सब। एगो पिंडा रहता ना पैर छुए, ये 34 करोड़ हैं अभी, तो 34 करोड़ में घूमते घूमते तो उसका जीवने कट जाता है उसका। इसलिए राजनीति अब संयोग से जुड़ गया है, राजनीति संघर्ष से नहीं जुड़ा हुआ है। आपने अभी जनशक्ति की बात की, आप ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF से जुड़े हुए थे। AISF से ही जुड़े हुए सिवान के चंद्रशेखर हुए, जो JNU के अध्यक्ष भी रहे, और बड़ी निर्ममता से उनकी सिवान में हत्या कर दी गई। क्या याद है उनके बारे में आपको, और कैसे देखते हैं उस वक्त जब हत्या हुई तो बिहार भवन के बाहर लालू जी उस वक्त थे, और लाठियाँ भाजी गई, तलवारें चलाई गई, क्या याद आता है और वो घटना आपको किस तरह से देखते हैं, और वो घटना थी क्या? देखिए, चंद्रशेखर AISF में सक्रिय थे और हमसे व्यक्तिगत रिश्ता पटना विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा था। हमारे कमरे में रहते थे और बहुत ही साधारण परिवार का वह आदमी। एक घटना मैं भूलता नहीं हूँ जीवन में, कि जब JNU छात्र संघ वहाँ आयशा से जुड़ गए, वहाँ से आने के बाद वो जब सिवान जा रहे थे तो मैंने मना किया, हम कि सिवान मत जाओ, सिवान जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो बोला कि अच्छा, वो NDA की नौकरी छोड़ करके उन्होंने राजनीति को पसंद किया था। तो हम बोले कि तुम सिवान मत जाओ, क्या ज़रूरत है सिवान जाने का? तो कहे कि नहीं, वहीं जाएंगे, पार्टी का भी काम करें और माँ की सेवा करेंगे। वो लाइन अभी भी मुझे याद है कि अपनी माँ का हम सेवा करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो राजनीति का अपराधीकरण और लंपटीकरण जिस ढंग से हुआ, और जिस ढंग से वो दुर्घटना के शिकार हुए, हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से, और जो उसके बाद राजनीति में तो उबाल आया ही, राजनीति में तो बड़ा उबाल आया उसके बाद। लेकिन हालात क्या हुआ? चंद्रशेखर की हत्या राजनीति के अपराधीकरण पर करारा प्रहार था, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता चला गया।
ये रोगे बढ़ता चला गया। चंद्रशेखर की शहादत को कोई याद उस रूप में नहीं किया कि गुंडा लंपट राजनीति के अपराधीकरण का पर्याय बन जाए। और हम लोग उस समय भी सिवान गए, आज भी जब सिवान में जाता हूँ, सर्किट हाउस के बगल में है, तब बिना नमन किए हुए नहीं जाते हैं। लेकिन हमको यह बात की पीड़ा जरूर है कि अपनी माँ की सेवा करना, उसने पुत्र धर्म के पालन के लिए सिवान जाना मंजूर किया और सिवान में उसकी प्रतिभा को देख करके, उसकी बौद्धिक प्रतिभा और भाषण देने की जो प्रतिभा थी, उस संगठन करने की प्रतिभा थी, उस कारण से उसकी हत्या की गई है। दूसरा कोई कारण नहीं है। यह नहीं है कि झटका में ये हत्या कर दिया, जानबूझ करके हत्या किया। तो खैर जो हत्या किया तो उनका पीछा हम बहुत दूर तक राजनीति में किए। जब वो जेल से छूटा ना तो उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता था। हम कहे ऐसा इंजेक्शन देंगे ना कि स्थिर हो जाओगे, और स्थिर हो भी गया। आप मोहम्मद शहाबुद्दीन जी के बारे में बात करें? हाँ, शहाबुद्दीन के बारे में। शहाबुद्दीन राजनीति के अपराधीकरण का एक मानक था, और जब जेल से ये छूटा तो नीतीश कुमार जी के बारे में बोला इसने कि परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री हैं। तो मैंने तुरंत जवाब दिया कि माननीय नीतीश कुमार जी निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, बिहार में कानून का राज है। जब हम कानून का इंजेक्शन देते हैं तो जिसको इंजेक्शन देते हैं वो कहता है आह, लेकिन जनता बोलती है वाह। और वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इनका राजनीतिक इलाज किया, न्यायिक इलाज किया, चंद्रशेखर का की हत्या का महापाप जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता का किया था, एक माँ का बेटा छीना था, उसकी सजा उसको मिल गई। ये सब बोलने में हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। आप एएसएफ में थे, सीपीआई में थे। मुझे 1990 की एक घटना मोकामा के किसी आदमी ने बताया, और उन्होंने ये बताया कि नारे गढ़ने में आप उस वक्त भी काफ़ी आगे रहते थे। और एक नारा उन्होंने हमें बताया, वो नारा ये था, बूथ लुटेरे होशियार, सीपीआई है तैयार। ये 1990 में मोकामा के विधानसभा चुनाव में आपके द्वारा दिया गया नारा है। ये इस नारे में जो झलकता है बूथ लुटेरे होशियार, आप मुझे कुछ बताएं कि मोकामा क्षेत्र में या पूरे बिहार में ही एक पीढ़ी जो अभी की पीढ़ी है वो जानती नहीं है कि बूथ लूट होती क्या थी। तो अगर आप हमारे दर्शकों को ये बता सके कि उस दौर में बूथ लूट क्या होती थी, कैसे होती थी, और उस वक्त के जो बाकी पार्टियां थी वो उससे कैसे, जो विपक्ष की पार्टियां होती थी वो कैसे और उसको रोकने के लिए नारों के माध्यम से और जनता के बीच जाती थी। शिवशंकर शर्मा वहाँ के सीपीआई के उम्मीदवार थे, बौद्धिक प्रतिभा के धनी, ईमानदारी के पर्याय और अपराधी के सामने सर नहीं झुकाने वाले। और उनकी लोकप्रियता इतनी चरम पर थी कि एक ईमानदार नेता का भी सम्मान होता है गांव में, इलाके में। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। और तत्काल उस समय श्याम सुंदर सिंह धीरज जी जो बिहार कैबिनेट के मिनिस्टर थे, संजय गांधी जी के दुलरुआ थे, और मुखिया जी उनको हम लोग कहते थे, चुनाव लड़ रहे थे। और उस समय टाल के इलाके में बूथ लूट होता था। मैं गवाह हूँ व्यक्तिगत, चूँकि बाढ़ से लेके बेगूसराय तक एक परिवार जो जन्म लिया, जो अनंत सिंह दिलीप सिंह का परिवार जन्म लिया, इसने सीपीआई की राजनीति में पर इतना हमला किया, इतने कार्यकर्ता इनके मारे गए। तो एक लंबी फहरिस्त थी। तो स्वाभाविक है क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होता है। मुखिया जी को हमारे सामने बोलने के लिए आया कि मुखिया जी कितना बूथ आपको चाहिए। मुखिया जी ने हमारे सामने ऑन रिकॉर्ड बोला कि हम वैसा चुनाव जीतना मंजूर नहीं करते हैं, हमारे लिए बूथ कब्जा मत करिए। पूरा टाल का इलाका और सत्ता का धौंस जिसको कहते हैं, सत्ता के धौंस से शिवशंकर शर्मा जी को चुनाव हरा दिया गया। और शिवशंकर शर्मा का चुनाव हारना मोकामा की राजनीति में एक ऐसा प्रयोग शुरू हुआ कि आज
2023 तक के वही रास्ते पर वो चल पड़ रहा है। और मुखिया जी उस समय वो गाना गाते थे भाषण में, वो लोग कहता नहीं, उस समय वो गाना था कि क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, कहते थे कि चुनाव में बोलते थे क्या करूँ राम मुझे क्रिमिनल मिल गया। और माने बौद्धिक प्रतिभा के धनी थे भाई, इतिहास के बड़े जानकार थे। कोई विषय पर उस आदमी को विमर्श के लिए बैठा दीजिए तो, और उनका जीवन इतना पारदर्शी था कि आज भी हम लोग को याद आता है। हमको तो लगता है कि सार्वजनिक जीवन में उनके जोड़ा का कोई राजनेता नहीं है। ठीक है, पार्टी अलग होना वो अलग विषय हो सकता है। तो प्रेरणा स्रोत राजनीति में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शिव शंकर शर्मा जैसे लोग होते हैं, लेकिन गांव में ही रह गए, इसलिए उनकी राजनीति की जो प्रतिभा थी वो कैद खाने में रह गई। 1900 उसी चुनाव का एक वाकया है जो किसी ने मुझे मोकामा से बताया। उन्होंने ये बताया कि कॉमरेड शिव शंकर शर्मा, उन्होंने एक अपने लोगों के बीच में, जब ये बूथ लूट की घटनाएं होती थी तो उन्होंने अपने लोगों के बीच में ये कहा कि हम मजदूर वर्ग के लोग हैं और आपका जो हथियार है, जिस हथियार से आप काम करते हैं, हथियार कहने का मतलब कि खुरपी, कुदारी और महिलाएं जो झाड़ू, तो ये लेकर आप जो है चुनाव बूथ पर पहुंचे। तो मुझे ये बताया गया कि मराठी में खासकर ये हुआ कि मराठी में पूरे के पूरे लोग जो है बूथ पे जब पहुंचे तो सबके हाथ, किसी के हाथ में खुरपी, किसी के हाथ में कुदारी, किसी महिलाओं के हाथ में झाड़ू था। क्या यह घटना सही है? मुखिया जी मराठी गांव जिसे पूरा इलाका जो हम लोग का है, वह स्वाभाविक रूप से एक सामंती भाषा का भी पर्याय रहा है। मुखिया जी प्रथम व्यक्ति थे जो मराठी बड़ा गांव था और वहाँ पर मुखिया जी ने मजदूर शब्द का इस्तेमाल किया, जो समाज के पिछड़ा, अति पिछड़ा समुदाय, दलित समुदाय का था। उसके बारे में मजदूर शब्द अगर किसी ने इस्तेमाल किया, जो आज भी वहाँ लोग बोलते हैं कि मजदूर है वह, जबकि दूसरे जगह पर दूसरी भाषा बोली जाती है। ये मुखिया जी की उपलब्धि है। दूसरा, राजनीति के अपराधीकरण का वो कारखाना है, ट्रांसफार्मर जिसको कहिए, लेकिन एकमात्र गांव मराठी है जहां गुंडा पैदा नहीं हुआ, और उसका कारण एकमात्र कोई व्यक्ति है तो शिव शंकर शर्मा थे। चूंकि उस सेमिनार, गोष्ठी, बौद्धिक ये सब करते रहते थे तो गुंडा कोई राजनीति को प्रभावित नहीं कर पाया। हालांकि राजनीति को प्रभावित करने के लिए राजनेता गुंडा खड़ा करना चाहते थे। तो शिव शंकर शर्मा के व्यक्तित्व का यह करिश्मा था और उसका एक कारण एकमात्र था कि पढ़ने लिखने का वातावरण उन्होंने बनाया, विमर्श का वातावरण बनाया, तो गुंडा पैदा नहीं हुआ। इसके अलावा देख लीजिए, मोकामा तो उसका राजधानी था, उसका कुप्रभाव नहीं पड़ा। तो लोग उस समय तो मुखिया जी जो आह्वान करते थे वही होता था। मुखिया जी की बेटी की शादी हुई थी, हम बता रहे हैं, ये सब चीज़ गौरतलब रखिएगा, ये सब उदाहरण नहीं मिलेगा देश के अंदर। मुखिया जी एक सामान्य आदमी, 2 जून की रोटी भी उनके लिए मुश्किल, लेकिन मुखिया जी कुर्ता क्या पहनेंगे, धोती क्या पहनेंगे, ये सब लोग सहयोग करता था। जो राजनीतिक भिन्नता भी रखता था वो लोग भी, लेकिन मुखिया जी की जब बेटी की शादी हुई, तो जैसे राजा महाराजा के बेटी के शादी होता है वैसे स्वागत हुआ था बारात का। हम लोग को अभी भी स्मरण है कि क्या था भाई, पूरा गांव इलाका उमड़ गया था कि हमारी बेटी की शादी है। तो ये जो नेतृत्व के प्रति आकर्षण होता है वो मुखिया जी में था। छात्र नेताओं में, आप छात्र नेता रहे पटना विश्वविद्यालय से, तो छात्र नेताओं में चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा उत्सुकता होती है और आप सबसे पहले एमएलसी का चुनाव लड़े और कहा यह जाता है कि दिवंगत रमेश प्रसाद सिंह एमएलसी के जो थे उस वक्त, उनके खिलाफ आप लड़े। तो और उन रमेश प्रसाद सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है वो आपके एक राजनीतिक अभिभावक के तौर पे भी थे। क्या हुई थी वो घटना और कैसा चुनाव का पहला चुनाव का अनुभव क्या रहा? देखिए, रमेश बाबू सीपीआई में थे, बाद में उन्होंने सीपीआई छोड़ दिया और सीपीआई छोड़ने का मेरा कारण जो था वह भी यह था कि एक सीपीआई के कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी बाढ़ में और हम लोग इंटर में पढ़ते थे। रमेंद्र कुमार उसमें विधायक दल के नेता हुआ करते थे और एक 90 में सरकार बन गई, सीपीआई ने समर्थन दे दिया
एक मिश्रा करके, हमको याद नहीं है, कोई इंस्पेक्टर था उस समय, लालू जी का राज बना था, मुख्यमंत्री बने, वारंट निकला और इसकी जानकारी मिली कि दिलीप सिंह के खिलाफ वारंट है, तो इंस्पेक्टर मिश्रा जी का ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो हम लोग जरा सा थे भाई, भावना जुड़ा हुआ था कि भाई कार्यकर्ता का हत्या कर दिया और उस हत्या में वारंट जारी हो गया, और उसके खिलाफ अगर कोई वारंट जारी करने वाला पदाधिकारी है तो उसका ट्रांसफ़र क्यों होगा। तो हम लोग शहीद आजम भगत सिंह का जो चौक है वहाँ आमरण अनशन पर बैठ गए, और आज दिवंगत रामनाथ यादव को हम सलाम करते हैं। रामनाथ यादव उस समय विधायक हुआ करते थे, उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, ये भी बता देते हैं। हम लोग अनशन पर बैठ गए, सूरज प्रसाद सेक्रेटरी थे। हमने कहा कि भाई ये तो गलत है, आप लोग ऐसे लोगों से कोई समझौता कर रहे हैं तो गलत है। और उस समय जो नेतृत्व था सीपीआई का, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो हमको लगा कि भाई तो कार्यकर्ता का जान चला जाएगा और ये सत्ता के लिए वहाँ समर्थन कर लेंगे। और रामनाथ यादव ने भरे सदन में लालू प्रसाद जी को यह चुनौती दिया और कहा कि यह गलत है। उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि रामनाथ यादव उसके बाद विधानसभा नहीं पहुंच पाए, लेकिन एक कार्यकर्ता के लिए वो आदमी खड़ा रहा सदन के अंदर में। तो स्वाभाविक रूप से ये चुनौती तो हम लोग के लिए बड़ी आई थी। और चूँकि भाई राजनीतिक कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से बनता है, और उस कार्यकर्ता को ठीक है सत्ता आएगा जाएगा सब कुछ रहेगा, लेकिन कम से कम उस चीज़ को तो स्मरण करके रखेंगे कि हमारा ये कार्यकर्ता है, इसने दिन रात हमारे लिए सेवा की है, तो उसके खून करने वाले के साथ हम खड़ा हो जाएं, यह कहीं से हमको न्यायोचित अब तक नहीं लगता है। हम इस मामले में विद्रोही स्वभाव के हैं, तो हमने भी एक रास्ता अपना चुन लिया कि चलिए भाई, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। सीपीआई के लोग ये आरोप लगाते हैं आप पे कि मंडल कमीशन के रिपोर्ट के बाद, मंडल कमीशन के लागू होने के बाद जो आरक्षण की बात हुई, उसके बाद आपने पार्टी पे जात पात की राजनीति करने के आरोप लगाकर आपने पार्टी को छोड़ा। बिल्कुल गलत। कोई साक्ष्य तो दें, तो सुविधा के अनुसार तर्क है, मूल बात पर जा नहीं रहे हैं। कब मंडल कमीशन लागू हुआ, कब ये मामला आया, हम ही एगो थे एआईएसएफ की ओर से 7 आदमी हम लोग अनशन पर बैठे थे। जात पात के राजनीति हम लोग किए हैं, वो सब नहीं। ये सब तो जो लोग बोलते हैं ना, वो उस पाप महापाप को ढकने के लिए बोलते हैं। क्या यह सही है कि बाढ़ में सीपीआई के कार्यकर्ता की हत्या हुई थी? क्या यह सही है कि पुलिस विभाग ने उनके खिलाफ न्यायपालिका से वारंट लिया था? क्या यह सही है कि रामनाथ यादव ने सदन के अंदर इस सवाल को उठाया था? क्या यह सही है कि उस इंस्पेक्टर के स्थानांतरण को स्थगित नहीं करवाया गया और माननीय लालू प्रसाद सिंह जी, सूरज प्रसाद, दिवंगत और रमेंद्र कुमार जी ने जाकर के समझौता कर लिया और जबरदस्ती हम लोगों को कहा कि अनशन तोड़िए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम कहेंगे अपना रास्ता अलग ढूंढिए। मोकामा जहां आपका जन्म हुआ, लोगों की एक धारणा है आपको लेकर कि नीरज जी जो हैं वो नेता हैं, दबंग नहीं हैं, इसीलिए वो 2015 का विधानसभा चुनाव जो है जीत नहीं पाए। क्या यह आम धारणा सही है, या 2015 में जाप और लोजपा के कैंडिडेट आपके खिलाफ नहीं होते तो आप अनंत सिंह जी के अजय रथ को रोक पाते? देखिए, 2015 का चुनाव मुझे पार्टी ने तुरंत बहुत जल्दीबाजी में कहा लड़ने के लिए, और हम चुनाव लड़े। और इनके बारे में जो तथाकथित जिनके बारे में बोल रहे हैं, इनका बड़ा आभा मंडल था, इनके खिलाफ कोई खड़े नहीं होगा, कोई बोलेगा ही नहीं, लेकिन वो सब न सिमटाम ठीक कर दिए। इलाज जिसको कहते हैं, राजनीति में इलाज जिसको नहीं कहते हैं। चुनाव हारना मेरा परिस्थिति जन्य था, क्योंकि जिस ढंग का वातावरण वहाँ बनाया गया, एक हत्या हुई थी कुट्टूस यादव की, और उसी के नाम पर उसी के नाम पर ये चुनाव लड़े। और चुनाव में जानते ही हैं जात पात का जो होता है, और मैं जनबल से नहीं हारा, मैं धन बल से हार गया। धन बल का इतना बड़ा पैमाने पर प्रयोग हुआ, जिसके चलते मैं चुनाव हारा। इसलिए जो मैं चुनाव हार जाता चुनाव, अब मैं सर झुका के नहीं लड़ा, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। हमको 15-20 दिन तो कामें करने का मौका मिला,
क्योंकि मेरा दायरा तो 3 जिले का है, हम वहाँ बहुत सक्रिय भी नहीं रहते थे, लेकिन उसके बावजूद हमको 38,000 या कितना जो भी वोट हमको आया, 37% के करीब। भाई 15 दिन का मेहनत का। अब कैंडिडेट तो होगा ही ना, कैंडिडेट क्यों नहीं होगा भाई? राजनीति के अपराधीकरण का एक क्यों मॉडल रहेगा? अरे ABCD सब लड़ेगा, तो लड़ना ही है, उसमें कहाँ दिक्कत है? तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा हमको, लेकिन उसकी चिंता नहीं हुई। फिर 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो मैंने बदला चुका लिया। आपने मुंगेर से एकदम मजबूती के साथ खड़ा होकर बाढ़ मोकामा को देखे हम ठीक से जी। जो भय का वातावरण था उसको हमने खत्म किया। बाकी तो धनबल एक बड़ी चुनौती आ गई भाई, अब बाहुबल नहीं है चुनौती। अरे हम चुनाव MLC के चुनाव में भी ये सब शुरू हो गया, जो हम लोग सोचते भी नहीं थे कभी। अब उसमें भी पैसा का खेल शुरू हो गया है। अनंत सिंह जी से जेडीयू का लव एंड हेट का रिलेशनशिप रहा है। आपकी नज़र में अनंत सिंह कौन है? दबंग नेता, बाहुबली या छोटे सरकार? अरे कुछो नहीं है। जब सत्ता के संरक्षण में रहेगा तो मैंने ये लोग तथा कथित बाहुबली माने जाते हैं। हम लोग जैसा आपके जैसा बैठ करके कहीं बात कर पाएगा? अगर आप बाहुबली हैं तो अकेले घूमिएगा ना भाई, मोटरसाइकिल से घूमिएगा, ये से घूमिएगा, तो आप तो घूमिएगा नहीं। गांव में जाइएगा तो गांव में दरवाज़ा बंद करा लीजिएगा, क्षेत्र में सूर्यास्त के पहले से निकल जाइएगा। तो ऐसे लोग बाहुबली नहीं होते हैं। ये लोग का आर्थिक साम्राज्य कायम हो जाता है, और आर्थिक साम्राज्य के बदौलत नई पीढ़ी के, चूँकि उसके दिमाग में जाता है कि हम भी पैसा कमा सकते हैं इसी माध्यम से, तो सत्ता का संरक्षण में हुआ। इसमें कहने में क्या दिक्कत है? आज क्या नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब कि आप सत्ता का संरक्षण इन लोगों को चाहिए, वो चाहे शहाबुद्दीन हो, चाहे रितलाल हो, चाहे क्या नाम है अनंत सिंह हो, इस सब का एक गो वंश गोत्र है, किसी का कोई अंतर गोत्र नहीं रहता है। इस सब का, ये सब माँ बाप का बतवे नहीं माना तब दूसरा का बात मानेगा। ये सब आप CPI में थे, आपने कहा कि आपने CPI छोड़ दी, उसके बाद आप नीतीश जी के साथ चले गए। जरा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि नीतीश कुमार जी से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई, और कब आपने फैसला किया, और क्यों आपने फैसला किया कि नीतीश कुमार जी के साथ ही रहना? देखिए, नीतीश जी से हमारी मुलाकात जब हम ISF की राजनीति करते थे उस समय से है, और जब ये पहला चुनाव लड़ने के लिए गए तो हम नुक्कड़ सभा करते चलते थे, क्योंकि उस समय समर्थन हम लोग का था। 89 की बात है। हाँ, लोकसभा चुनाव में। उसके पहले यदा कदा हम मिलते थे। एक चीज़ इस आदमी में हमको हमेशा लगता था कि आदमी व्यक्तिगत जीवन में ईमानदार है। तो उस समय के दौर में जब राजनीति व्यवसाय का रूप लेने के लिए जा रहा था, लिया नहीं था, लेकिन जिसे नीतीश जी के पास जाते देखते थे, नीतीश जी एम्बेसडर कार से चलते थे, नीतीश जी का कोई ताम झाम नहीं रहता था, नीतीश जी अपना जो MP फंड होता था उसको जो बांटने का उनका तरीका था, जो ठेकेदारी में कहीं इंटरफेयर नहीं करना, मेरा फंड का कौन करेगा नहीं करेगा, और सब कास्ट और कम्युनिटी के वर्कर उनसे मिलते थे। तो हमारे दिमाग में यह बात जाता था कि भाई आज के दौर में ऐसे राजनेता भी हो सकते हैं। इस संयोग मेरा यह था कि वो हमारे क्षेत्र के सांसद थे, और उस समय जब लालू जी और नीतीश जी दोनों के खिलाफ एक अभियान हमारे क्षेत्र में चलता था कि दोनों बराबर है, सेम है, जबकि समता पार्टी का गठन हो चुका था, तो हमको लगा कि भाई तब जरा इस बीच में जाया जाए। और वहाँ की राजनीति की धारा में भी हम लोग नहीं थे, विद्यार्थी जीवन से लौट के वहाँ गए थे, पिताजी का सेवा करने के लिए गए थे। तब हमने तय किया कि नहीं, नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम हम कराएंगे। और जो पटना विश्वविद्यालय में मेरा संपर्क था उस समय का, उसी संपर्क के बुनियाद पर नीतीश जी के लिए काम करना हमने शुरू किया। और टिकट मैंने खुद जाके मांगा, क्योंकि मैं जानता था कि MLA हमें आज कभी बनेंगे नहीं। वो मुखिया जी का जैसे कॉमरेड शिवशंकर शर्मा वाला हुआ था, तो हमको लग गया था कि इंसान को पसंद करना यहाँ संभव नहीं है। तब मैं जाकर कहा तो मुझे बोले कि 3 जिला का चुनाव है, तो हम कहीं इस बार हारेंगे। तो कहे कि ऐसा कैंडिडेट होता है? हम कहे तो हारेंगे नहीं, हम पोलिंग एजेंट खोजते रह जाएंगे, अगला चुनाव में जीत जाऊंगा। और आज अनवरत, और हमको इस बात का गर्व है कि नीतीश कुमार जी एक ऐसे राजनेता जरूर रहे हैं
जिनका जीवन बेदाग है, कोई भी दाग नहीं इस व्यक्ति पर। कोई भी राजनीति में ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि जब एमपी का चुनाव भी लड़ते थे तो हम लोग तो बहुत नज़दीक से देखे हैं, इनके मित्र लोग पैसा देते थे ड्राफ्ट से। आज जब चुनाव के बाद अगर कोई आ जाए, ड्राफ्ट भेज दे इनका दोस्त, तो उस पैसे को लौटा देते थे, कहते जाके लौटा दो। टेलीफोन बिल अगर 142 रुपया 95 पैसा है तो उतना ही पैसा ही देते थे। दिल्ली में जब तक कि एमपी रहे तब तक वही भाड़े की गाड़ी से ही चलते थे। ये सब हम लोग देखे थे, हमको लगे कि भाई उस समय ये एमपी अपना गाड़ी घोड़ा सब रखता था, ये वही एम्बेसडर 7007 है वो परमानेंट, उसी गाड़ी पर चलना, और अपने पारिवारिक जीवन में भी व्यक्ति ईमानदार रहा है। तो हमको लगा कि अब जब दौर बदला, इसमें एक ईमानदार आदमी के साथ रहना है। आप समता पार्टी से ही जुड़े थे? बिल्कुल बिल्कुल। समता पार्टी के गठन के पहले नीतीश जी और लालू जी के बीच में काफ़ी रिफ्ट आ गई और तरह तरह के कॉन्स्पिरेसी थियरी चलती है कि हुआ क्या था। एक मीटिंग की चर्चा आती है जहां नीतीश जी पहुंचते हैं, शायद ललन जी भी थे, और वहां पे लालू जी और नीतीश जी के बीच में कुछ बातें ऐसी होती है, और एक किताब मैंने अभी देखी है, वहां पे ये शुरू हुआ कि गाली देने तक की बात आई। क्या हुआ था वो उस मीटिंग के दौरान, अगर आपको आप हमारे दर्शकों को बता? नहीं, उस मीटिंग में मैं नहीं था जी, लेकिन पहले से ही वातावरण बन रहा था। विपक्ष के नेता के रूप में नीतीश कुमार जी ने ही लालू जी को बनाया था, उसमें अनूप लाल यादव भी उम्मीदवार हुए थे। उसके बाद के दौर में मसौढ़ी में, पटना जिला का मसौढ़ी, वहाँ सभा थी, तो नीतीश जी, इनका काम डेवलपमेंट ओरिएंटेड दिमाग रहता था, उसमें सड़क बहुत ख़राब था, तो हम लोग भी साथे आ रहे थे। तो नीतीश जी गाड़ी में क्या बात किए नहीं किए बाद में हम लोग को बताए। नीतीश जी कहे कि अरे रोडवा बनवा दीजिए ना, ये सब रोडवा तो बन जाना चाहिए लालू जी को। तो लालू जी ने उनको जवाब दिया जो उनको राजनीति में सेटबैक लगा। उन्होंने जवाब दिया कि अरे रोड बनाने से वोट मिलता है, से भाषण दा झमझम, वोट मिली घन घन। तो नीतीश जी बोले करी क्या ये आदमी बोल रहा है। तो उनका दिमाग वहीं से ये हुआ कि ये आदमी डेवलपमेंट का एकदम विरोधी है, नॉन सीरियस टाइप का आदमी है। यह उनको लगा कि अब ये नॉन सीरियस टाइप का आदमी है। उसके बाद घटना चक्र लगातार बढ़ते गया। हमको जहाँ तक स्मरण है कि 48 घंटा लगा था। जब नीतीश जी बोले कि भाई शिवानंद तिवारी थे, उसमें बिशन पटेल थे, ललन सिंह थे, ये सब लोग दिल्ली के डेरा में कहे कि अलग होना है, तो कहे कि भाई सोच लीजिए सब ठीक से, मैंने कल फिर नाश्ता पर मिलेंगे, परसों नाश्ता पर मिलेंगे। तब जा कर के 14 एमपी अलग हुए थे और वहाँ से यात्रा शुरू हुई। और यह भी गौरतलब है कि 95 में हम लोग हार गए। हमको जहाँ तक याद है 7 सीटें हुई, 4 को भाग गया एमएलए। तब पर भी नीतीश जी एक बात कहते थे कि अगर सूर्य का उदय होना तय है तो अंत होना भी तय है। इसलिए, और ये बार बार बोलते थे हम लोग को कि मुख्यमंत्री तो हम बनवो जरूर। तो हम कहते थे कि आप तो दावा ही नहीं करते हैं, माने हम लोग के मगही भाषा में, बनवो हम जरूर एक बार मुख्यमंत्री। अब बनवो तो ऐसा इलाज करेंगे ना कि उसके बाद हमसे कोई मिलने नहीं आएगा। तो हम बोले कि क्या है, दुरुस्त कर देंगे बिहार को, दुरुस्त कर देंगे। जो आतंकराज वो बोलते थे कि बताइए, आम आदमी घूम नहीं सकता है, टहल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। उनको इस बात की अभी भी हमको याद है कि बिहटा का वो रेलवे गुमटी और उदय चित्र मंदिर के मालिक थे उदय जी। हम लोग वहीं उतरे और कहे कि उदय भैया है सर, मिल लीजिए इनसे। तो कहे कि इनका सिनेमा हॉल है। तो बोले कि नाइट शो में जा रहे हैं क्या। हम लोग आ रहे थे हसडीहा से, औरंगाबाद से, न्याय यात्रा से। वो कहे कि ना 10 साल पहले बंद हो गया। तो क्या बात कर रहे हैं, 10 साल पहले बंद हो गया। तो नीतीश कुमार का इन चीज़ों पर बड़ा गहरी पैनी निगाह रहती थी, एक समाज को समझने का। तो काम उनका जीवन का जो और है, जो बाकी रह गया है, एक प्रतिनिधि वापसी का अधिकार पर वो हमेशा बोलते थे कि भाई आम लोगों को प्रतिनिधि वापसी का अधिकार मिलना चाहिए।
और तीसरा, मैंने बोलचाल की भाषा में हम लोग को हमेशा कहते थे कि भाई प्रतिनिधि वापसी का अधिकार मिले। और तीसरा, सार्वजनिक जीवन में जो विधायक और सांसद होते हैं वो शुचिता के प्रतीक होते हैं। उन मापदंडों का पालन तो बाध्यकारी होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि सत्ता चलाना है तो बहुत चीज़ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन दो इच्छा राजनीति की उनकी, हमको ऐसा लगता है कि अब तक उनका शेष रह गया है। आप छात्र नेता रहे हैं। बिहार के लगभग सभी बड़े नेता बिहार में वो पटना विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति की उपज। भाजपा, जेडीयू, राजद सभी दल चाहते हैं कि पूरब का जो ऑक्सफोर्ड है पटना विश्वविद्यालय, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले। अभी वर्तमान में आपकी सरकार बनी है एनडीए की, कहाँ दिक्कत आती है? किस पार्टी की तरफ से दिक्कत है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जाता है? मुख्यमंत्री जी तो प्रधानमंत्री जी के सामने भी बोल चुके हैं, मंच पे सार्वजनिक तौर पे बोल चुके हैं। तो मेरा ये आपसे ये जानना है कि एनडीए की जब सरकार बनती है तो क्या कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा होता है? और अगर ऐसा कोई एजेंडा तय हुआ है तो उसमें क्या पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देना शामिल है या नहीं? देखिए, पटना विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर का ऑक्सफोर्ड था, गौरवशाली था। लेकिन शिक्षा जब बाजार के हवाले चला गया तो आज की स्थिति में पटना विश्वविद्यालय की दो स्थिति है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब तो रैंकिंग चलता है, क्या तो रैंकिंग कराता है लोग, चाहे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सबका हालत ख़राब हो चुका है जो हमारी समझ है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनता है। 7 निश्चय नीतीश कुमार का जो पार्ट 1 चाहे पार्ट 2, सहयोगी दल भले बदल गए हों लेकिन वो कार्यक्रम नहीं बदला है। इसलिए अभी जो व्यवस्था है केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग का, हमको नहीं लगता है कि कहीं से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने की कोई संभावना है। अब तो रैंकिंग का आ गया है मामला। जब रैंकिंग का मामला आ जाएगा तो भाई रैंक में कहाँ से टिकेगा? भाई पटना विश्वविद्यालय जो ब्रिटिश काल से हमारा यूनिवर्सिटी रहा है, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, जो गौरवशाली इसका इतिहास रहा है, अब बीच के काल चक्र में अब पेंशन मिलेगा नहीं तो कौन टीचर जाएगा वहाँ ज्वाइन करने? तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं चला जाएगा। तो शिक्षा को जब आपने बाजार के हवाले कर दिया तो कोई सरकारी संस्था रहे वो बहुत दिन तक बचने उचने वाला नहीं है। जो शिक्षा को आपने बाजार के हवाले, मार्केट के हवाले कर दिया तो एमईटी में नहीं ज्वाइन कर लेगा कि बीएन कॉलेज जाएगा लेक्चरर बनने के लिए। आजकल बिहार में शिक्षा विभाग की काफ़ी चर्चा है। के पाठक जो सेक्रेटरी हैं शिक्षा विभाग के, उनको लेके तरह तरह की बातें, 2 धड़े बने हुए हैं। एक धड़ा है जो के पाठक को की तुलना जो है टीएन सेशन से करता है, जो टीएन सेशन चुनाव को फ्री एंड फेयर बनाने में एक बड़ी भूमिका वो निभा चुके हैं। जबकि एक धड़ा है वो ये कहता है, वो के पाठक के विरोध में जाता है और वो ये कहता है कि के पाठक बस शिक्षकों के, शिक्षा विभाग के मातहत काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके फंडामेंटल राइट्स हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, उसको कटल करके किस तरह का शिक्षा में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये इस पे आरोप रहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि टीएन सेशन ने जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए हैं वो एक सिस्टमेटिक बदलाव था और वो आज तक है, लेकिन क्या आप इसकी गारंटी देंगे? अगर नीतीश जी कहते हैं कि के पाठक बड़ा ही ईमानदार ब्यूरोक्रेट है, वो किसी की सुनते नहीं, तो क्या आपकी सरकार ये गारंटी देगी कि के पाठक के शिक्षा विभाग से जाने के बाद भी जो शिक्षा में और स्कूलों में जो बदलाव किए जा रहे हैं वो लागू रहेगा? के पाठक के काम को समग्रता में देखने की जरूरत है और बिहार के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। जब शिक्षा विभाग की रिपोर्ट आप देखिएगा तो सरकारी विद्यालय में जाने वाले बच्चों की संख्या देश में सबसे ज़्यादा बिहार में है। हमको जहाँ तक स्मरण है 73% या 83% है और निजी विद्यालय की संख्या यहाँ बहुत कम है। अगर मैनेजमेंट वाइज देखिएगा तो केरला के अंदर में, दिल्ली के अंदर में बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब सरकारी विद्यालय पर डिपेंडेंट है बच्चे। तो के पाठक ने इतना काम तो जरूर कर दिया कि सरकारी विद्यालय के प्रबंधन में सुधार कर दिया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई, शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ गई,
मिड डे मील मिलने लगा। अब भय के बिना प्रीति होता नहीं है कहा जाता है, वो लोकोक्ति भी एकदम सही साबित हुआ। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे काम उन्होंने किए जो बिल्कुल ही गैर जनतांत्रिक है, जैसे कि अब एमएलसी का वेतन रोक देना। अभी डेमोक्रेटिक राइट पर अब कैसे हमला कर दीजिएगा भाई। दूसरा 9 से 5, ये भी क्लैरिफाई होने की जरूरत है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 9 से 5 विद्यालय चलना है, लेकिन व्यवहार में यह संभव नहीं है, तो 9 से 10 से 4 हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो गई, उसके बाद उस आदेश का अनुपालन में पत्र नहीं निकालना। महामहिम बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत वह कुलाधिपति कस्टोडियन है, वाइस चांसलर की बैठक बुलाना, नहीं आओगे वेतन रोक देंगे। तो इस कुछ राजनीति में जो नहीं होता है काम करने का जो शैली होता है, तो आम लोगों के बीच के पाठक की लोकप्रियता बहुत है, यह बात इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरे तरफ कुछ ऐसे उनके व्यवहार रहे जो बिल्कुल ही अव्यवहारिक है और नहीं होता हठधर्मिता। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि जो के पाठक ने रोड मैप बनाया है वह समाज के गरीब तबके के बच्चों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, और हमारी उम्मीद है कि जो भी इनके आने वाले सक्सेसर होंगे निश्चित रूप से विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति और शिक्षकों की जो उपस्थिति की गारंटी है उस रोड मैप पर तो काम होना चाहिए और होगा। नीतीश जी लगभग 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री। 2 ऐसे इशूज हैं जिसपे आम जनता के बीच में या पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके बीच में चर्चा होती है, जहां उनको लगता है, जहां वो क्रिटिकल होते हैं नीतीश जी। एक बाढ़ का समस्या, बाढ़ की जो समस्या है उसका कोई अस्थायी निदान नहीं आ पाया। दूसरा, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो बिहार से बाहर चले जा रहे हैं उनको वापसी कराने का या बिहार में वापस लाने का, उसके लिए जो डेवलपमेंट्स होने चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स होने चाहिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार लैग करती है। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बाढ़ और सुखाड़ एक महत्वपूर्ण समस्या हमारे लिए है और राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ भी ज़्यादा पड़ता है। अब बाढ़ आ गया पूरा मिथिला के इलाके में, अब सड़क बनाइए, अब फिर से बिजली का पोल गिर गया वो बनाइए, मवेशी की व्यवस्था करिए, उसके लिए चारा की व्यवस्था करिए, आम लोगों के जीवन की रक्षा के लिए करिए। लेकिन हमारे साथ लाचारी कहाँ है? अब नेपाल में हाई डैम बनना है और नेपाल में आज से नहीं 10-15 साल से वहाँ कार्यालय खुला हुआ है, 20 साल से, और आज तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। तो जब तक नेपाल से तो बिहार सरकार का कुछ कर नहीं पाएगी भाई। इस बिहार में आपदा नीति नहीं थी, कोई भी सहयोग लोगों को बाढ़ में नहीं मिलता था। माननीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद आपदा नीति बनी, डिसास्टर मैनेजमेंट का काम शुरू हुआ। उसके बाद अब भाई नेपाल में हाई डैम बनना है तो हम क्या करें उसमें? हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम लोग उसकी फिजिबिलिटी जो हो सकता है, जो वायबिलिटी है, उस सब की जानकारी हम लोग केंद्र सरकार को लगातार देते रहे हैं, लेकिन ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं, तो हम अपने तरफ से तार्किक रूप से इन बातों को रखे हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा, जो यहाँ से पढ़ लिख के लोग हाँ, ये माइग्रेशन का सवाल, इसको तो व्यापक रूप से देखने की जरूरत है। ये माइग्रेशन किसको कहते हैं आखिर? अगर महाराष्ट्र के लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो माइग्रेशन है, तो फिर ये तो सवाल दिल्ली की सरकार से भी होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार रहे, मोदी जी के रहे या मनमोहन सिंह का। अमेरिका में किसी जगह काम कर रहा था लोग। और इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा बिहार का? लैंडलॉक स्टेट है यह भाई, यहाँ का पॉपुलेशन का डेंसिटी क्या है और दूसरे राज्यों का क्या है? लैंड रिफॉर्म का काम यहाँ नहीं हुआ। अब यहाँ ज़मीन कहाँ मिलेगा लोगों को? सरकार तो ज़मीन दे नहीं सकती है, ज़मीन महंगा हो गया। ज़मीन 1 बीघा 2 बीघा शेयर होल्डर है, अब तो आ गया है, डेटा भी अब आ गया है कास्ट सेंसस का, वो बहुत सारे डेटा तो क्लियर करेगा बहुत सारी चीज़ों को। तो आप ये देखिएगा कि भाई यहाँ पर एक ही चीज़ का हो सकता है, वह है फूड इंडस्ट्री का, और उस दिशा में काम हो रहा है। चूँकि उस समय लगेगा, पहले चावल मिल कहीं था, जरा बताए लोग, हमारा काम भूल जाता है लोग।
चावल मिल नाम का चिड़िया कोई जानता था इस बिहार में? अब देखिए चावल मिल का देख लीजिए आप, हर जगह आपको मिलेगा। अब तो उसना मिल की ओर आगे बढ़ा है लोग। फूड इंडस्ट्री में देखिए आप, मक्का के तरफ अब बढ़ा है, कटिहार उटिहार में तो समय लगता है। अब मछली उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। चनपटिया मॉडल देखिए, अभी कश्मीरी शॉल वहाँ बनता है, कश्मीरी शॉल बन रहा है, भूटान नेपाल कहाँ कहाँ सब भेज रहा है बर्तन उर्तन। तो इसमें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए असिस्टेंस चाहिए, और असिस्टेंस हमारे हाथ में रिसोर्स बहुत लिमिट है, तो हम लोग जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब तो भारत सरकार अगर मदद करेगी तो हमको लाभ उसका मिलेगा। 17 महीने की महागठबंधन की जब सरकार टूटी तो राजद और जदयू के बीच में एक क्रेडिट वार छिड़ गया है। एक क्रेडिट वार में ये है कि नीतीश जी कह रहे हैं, या आपके जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे वो कह रहे हैं कि हमारे शासनकाल में, हमारे शिक्षा मंत्री जब हम थे उसी कार्यकाल में ये जो रोजगार की बातें हुई है वहीं पे सैद्धांतिक तौर पे उसी वक्त सहमति बन गई। जबकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा के अंदर विश्वास मत के दौरान जो भाषण दिया उसमें कहा कि हमने कराया है तो हम क्रेडिट क्यों न दें। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि ये बात तो सही है ना, जो तेजस्वी यादव जी वो सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश जी ने 2020 के चुनाव में कहा था कि नौकरी कहाँ से लाओगे, अपने बाप के यहाँ से लाओगे, ये एक स्टेटमेंट। और दूसरा कि आरजेडी जो है इस नैरेटिव को आम जनता के बीच में फैलाने के लिए लगातार काम करते हैं, इस नैरेटिव को कि रोजगार हमने दिया है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीतीश जी की बतवा को आधा बता रहा है। नीतीश जी ने कहा था कि पैसा कहाँ से आएगा, आपके बाप के घर से आएगा। पूरी बात को पकड़िए। इसके पहले नीतीश जी हमको लगता है कि 4 लाख नौकरी दे चुके थे, नियोजित शिक्षक के रूप में उनको नौकरी दिए। 1,20,000 पर आप दावा कर रहे हैं कि हमरे चलते नियुक्ति हुआ, तो 4 लाख की नियुक्ति का तो नीतीश कुमार को क्रेडिट दीजिएगा? अरे भाई, राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा क्रेडिट तो उसी को मिलेगा ना, देश के प्राइम मिनिस्टर को ही मिलेगा ना। आप क्रेडिट वार में जो चले गए हैं तो आपको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि यह शिक्षकों की भर्ती का फैसला कब हुआ, उसके लिए अधियाचना कब भेजी गई, उन लोगों की ज्वाइनिंग कब हुई। तो एक ही आपके पक्ष में नजर आ रहा है कि ज्वाइनिंग के समय हम राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, न अधियाचना के समय या न कैबिनेट के निर्णय के समय आप थे। अब वो तो कास्ट सेंसस पर भी कहते हैं कि हम ही करा दिए। तो भाई आप कैसे करा दिए? उसके पहले सर्वदलीय बैठक हुआ, विधानमंडल से पारित प्रस्ताव हुआ, 500 करोड़ का आवंटन हुआ, उसके बाद एलआई पार्टनर के रूप में आप आ गए। तो रोजगार के सवाल पर जो जिस ढंग का मैं व्यक्तिगत रूप से 1 करोड़ रोजगार दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, 20 लाख देंगे, मैं इसके सिद्धांत तक खिलाफ हूँ। भाई रोजगार एक ऐसा इशू है कि नीतीश कुमार जी ने जिसको वाइड स्प्रेड किया है। हम तो कहते हैं कि भाई ऐसा कोई ब्लॉक है जहाँ 3 से 4 बाजार का चट्टी नहीं बन गया। भाई मसौड़ी में मॉल बन रहा है, संपतचक में मॉल बन रहा है, तो क्या है ये? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जब डेवलपमेंट होगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भाई कोई गाड़ी चलाए, कोई मुख्यमंत्री परिवहन योजना है तो वो ई रिक्शा लेके चला रहा है तो भी रोजगार नहीं है। तो लेकिन रोजगार का पैमाना क्या होगा? 10 लाख रोजगार, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इसको कैटेगराइज करने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी को तो धन्यवाद देना चाहिए इस मामले में कि आज के दौर में जब शिक्षा बाजार के हवाले जा रहा है तो नीतीश कुमार जी ने इतने शिक्षकों की नियुक्ति कर दी और राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को तो इस बात के लिए बधाई देना चाहिए कि पूरे देश के अंदर अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा बाजार के हवाले जा रहा है, कोई सोच नहीं सकता है। तो देख लीजिए, हम लोग 38 इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, अब 20 रुपया महीना पर पढ़ा रहे, 10 रुपया महीना पर। ऐसा उदाहरण मिलेगा? सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और 10 रुपया महीना पर पढ़ रहा है। तो अब चले जाइए आंध्रा, चले जाइए दूसरे पश्चिम बंगाल से लेके दूसरे स्टेट में, कहीं आपको नहीं मिलेगा। मेडिकल की पढ़ाई 500 रुपया महीना पर। तो कम से कम इस बाजारीकरण में भी नीतीश कुमार जी ने पब्लिक सेक्टर को अपनी ताकत तक बचाए रखा है। प्रशांत किशोर जी आजकल बिहार की यात्रा पर हैं अपने जन सुराज अभियान के तहत।
पहले वो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते थे और कहा यह भी जाता था कि नीतीश जी के उत्तराधिकारी। आजकल वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में जेडीयू 5 सीट से भी कम पर सिमट जाएगी। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, प्रशांत किशोर जी के खिलाफ मोर्चा सबसे पहले हम ही खोले अपनी पार्टी में। ये बोगस असेसमेंट इनका होता है और चूँकि जब राजनीति का बाजारीकरण होने लगा ना, तो ये कंपनी उम्पनी बना के साइकिल उकिल दे करके, अरे भाई साइकिल और नारा से वोट मिलता है। अगर इसी से वोटवा मिलता तो आप दूसरे राज्य में काहे नहीं दिलवा दिए। तो अब तो राजनीति के मैदान में आ गए हैं, अब तो आ गए हैं राजनीति के मैदान में। अब उनको एहसास हो रहा होगा कि कहाँ है जनता दल। यू 5 सीट जीतेगा कि 1 सीट जीतेगा? मान्यवर प्रशांत किशोर जी, आप कितना सीट जीतिएगा यह बताइए लोगों को ना, क्योंकि इनका बिजनेस अब ठप पड़ गया है। नहीं तो पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? हर एक ज़िले में 2 आदमी 4 आदमी को परमानेंट आपने वहाँ रखा है। 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया ये आ कहाँ से रहा है? कोई ना कोई तो है फाइनेंसर, नहीं तो इतना बड़ा नेटवर्क कैसे हो सकता है किसी आदमी का? कोई पॉलिटिकल वर्कर रहेगा तो खड़ा करेगा, एक्सपेंड करने में समय लगता है, लेकिन आपके पास इतना रिसोर्स आ गया, जब आप कोई पावर में नहीं है तो आखिर है क्या? कुछ ना कुछ मामला आ जाएगा, वो सब भी क्लियर हो जाएगा समय रहते। इसलिए हमको लगता है कि राजनीति में जो भी प्रेडिक्शन इनका है ना, राजनीति में भी किशोर है ये। सर, एक लास्ट सवाल। आप एनडीए में हैं, जेडीयू एनडीए में है और चिराग पासवान जी भी एनडीए में है, तो क्या जेडीयू और एलजेपी या चिराग जी की जो फैक्शन पार्टी है उसके बीच में मामला सारा सुलझ गया है? जिस तरह से चिराग पासवान जी नीतीश जी पे हमलावर रहते हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, लोकसभा चुनाव में लोजपा के कैंडिडेट्स को जेडीयू का फुल सपोर्ट रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो कि फर्स्ट बिहारी या फर्स्ट ये नहीं, 7 निश्चय पार्ट 2 क्लियर। वो बीजेपी हुई हमारे एजेंडा को मान गई है, तो पहले तो एजेंडा आपको मानना होगा। दूसरा, वह भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, ये मेरा ड्यूटी नहीं है और न मेरे लाइबिलिटी है वो। अब उनको तय करना है चिराग पासवान जी को कि कहाँ 7 निश्चय पार्ट 2 का कैसे प्रचार करना है आपको। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल भी बोला कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत को नीतीश कुमार संभाले हुए हैं, विकास का पर्याय नीतीश कुमार जी को बताया। तो एनडीए में रहना तो बताओ, बोलना पड़ेगा ना। तो यह विषय तो चिराग पासवान जी के खाते में डाल दीजिए कि चिराग पासवान जी, आपको 7 निश्चय पार्ट 2, जन नायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत और विकास का पर्याय नीतीश कुमार जी हैं। यह लोकसभा चुनाव जीतने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र है। उस मूल मंत्र को ग्राह्य करिएगा कि नहीं करिएगा? एक और छोटा सा सवाल। हिना साहब जी जो हैं वो राजद से दूर जा रही हैं और कई तरह की चर्चाएं ये होती हैं कि वो किसी और पार्टी से, या उनका बेटा ओसामा नाम है उनका, वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान भी किया है कि मैं लड़ूंगी या फिर ओसामा लड़ेंगे। तो मैंने जब पिछली बार राजद के प्रवक्ता से ये बात सवाल किए थे कि आपसे दूर जा रही है, तो और जो केस हुए ओसामा पे, उसके बारे में जब सवाल किए तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी ही तो गृह मंत्री थे ना। तो जब गृह मंत्री वो थे तो पुलिस, चूँकि हिना साहब कहती हैं कि वो फर्जी मुकदमा है, या ओसामा भी बोलते हैं कि ये फर्जी मुकदमा है, तो आरजेडी के प्रवक्ता ने आप पे आरोप लगाया कि नीतीश जी गृह मंत्री थे, नीतीश जी जाने। तो एक तो ये सवाल, दूसरा कि क्या जेडीयू से हिना साहब जी चुनाव लड़ने वाली हैं? देखिए, इस सब के बारे में हमको आधिकारिक जानकारी देने का अधिकार नहीं है और मेरा व्यक्तिगत राय है कि ऐसे लोगों को टिकट भी नहीं देना चाहिए। वो कोई रहे, कोई मतलब इस सब का नहीं है। धन्यवाद आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें।